यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? यस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं? बढ़िया है। यस, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? रशन कोश की संरचना को हमने डिस्कस किया था। देन रशन की संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने देखा था, टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कल वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा है? दोबारा दोबारा पढ़ा है आपने? यस, वेरी गुड। चलिए, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने दोबारा पढ़ा उसे। अब आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तो वो आप क्वेश्चन कीजिएगा। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, नर जनन जो है तंत्र है वो खत्म हो जाएगा, ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो आज मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, उसको कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम आगे। नेक्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शुक्र जनन नलिकाओं का उत्तकीय, ठीक है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो हिस्टोलॉजी। उत्तकीय बोले तो क्या? हिस्टोलॉजी। ठीक है। यस, कोई मुझे बता सकता है हिस्टोलॉजी क्या होता है, उत्तकीय क्या होता है? उत्तकीय क्या होता है बेटा? कोई मुझे बता सकता है? इसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर टिश्यू की मैं स्टडी करूं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। क्लियर यहां तक? तो हिस्टोलॉजी मतलब होता है टिश्यू की स्टडी करना। अब यहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? तो यहाँ पर कर रहे हैं शुक्र जनन नलिकाओं की स्टडी कर रहे हैं। और शुक्र जनन नलिकाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है। यस, कोई मुझे बता सकता है एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं? एक वृषण के अंदर कितने शुक्र जनन नलिकाएं होती है? एक वृषण के अंदर कितने होती है? यस, ये 250 कौन बोल रहा है? 3 से 4 कौन बोल रहा है? यस, वेरी गुड। 750 से लेके 1000 तक रहती है। अगर आपसे पूछे एक वृषण कोष्ठ के अंदर कितनी है जनन नलिकाएं, तो आंसर क्या जाएगा? 2 से 3। ठीक है। और एक टेस्टिस के अंदर कितने वृषण कोष्ठ है? तो 250 के करीब। तो एक वृषण के अंदर कितनी शुक्र जनन नलिकाएं हैं? तो 750 से लेके 1000 तक। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कल। अब देखिए, अब यहाँ पर शुक्र जनन नलिकाओं का उत्तकीय अध्ययन करेंगे। मतलब कि हम उसके टिश्यू की, शुक्र जनन नलिकाएं आखिर है क्या, बनी किससे है, क्या काम कर रही है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुक्र जनन नलिकाओं की हिस्टोलॉजी को बोले तो उत्तकीय अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है। यस बेटा, आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस, प्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोगों को? चलिए। यस, अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, शुक्र जनन नलिकाएं कहाँ प्रेजेंट है? रशन कोस्ट के अंदर उपस्थित है। ठीक है। एक रशन कोस्ट के अंदर कितनी है? मैंने आपको बताया 2 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं हैं। ठीक है, एक रशन कोस्ट के अंदर। ठीक है। अब देखिए, रशन कोस्ट के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ठीक है, जो नलिकाएं हैं बोले तो क्या? पाइप है। नलिका बोले तो क्या? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को मैंने आपके सामने ऐसे कट करके रखा है। ठीक है, ऐसे कट किया मैंने और आपके सामने मैं रख रहा हूं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये कट सेक्शन है किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। बोले तो शुक्र जनन नलिकाओं का क्या है ये बेटा? कट सेक्शन है। क्लियर यहां तक? आपको समझ में आया ये सर्कल कैसे बना है? शुक्र जनन नलिकाओं को मैंने कट किया, यहां से ट्रांसफर सेक्शन लिया और वो सेक्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर यहां तक? अब देखिए, इस शुक्र जनन नलिकाओं की बनी किससे है?
उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे जो बाहर की परत है, आपको ये हरी कलर की जो परत दिख रही है ग्रीन कलर की, उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब ट्यूनिका प्रोप्रिया की बात करें, बनी किससे है? WFCT से। मैंने आपको बताया था व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है? तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। कोई मुझे बता सकता है टेस्टिस के अंदर एक कवरिंग थी जो कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी थी, नाम क्या है उसका? कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? यस, वेरी गुड, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि WFCT से बनी हुई थी। अब यहाँ पर बात करें, जो WFCT की लेयर बनी हुई है ग्रीन कलर की, वो है ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या नाम है बेटा? ट्यूनिका प्रोप्रिया। तो ये चारों तरफ से घिरी हुई है, किससे? ट्यूनिका प्रोप्रिया से। ठीक है, ये ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो आपको ये जो ब्लू कलर की ये सेल्स दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो बड़ी लंबी कोन कलर की सेल है, और एक ये वाली कलर की सेल है, ये जो सेल है, ठीक है ना, ये जो कोशिका है, इनको आप बोलते हैं शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल, या फिर आप इसको बोलते हो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया मतलब यही है जिनसे आगे जाके शुक्राणु बनेंगे। ठीक है, इन्हीं से आगे जाके शुक्राणु बनेंगे। तो जर्मिनल सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, तो इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु मात्र कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, मतलब शुक्राणु को जन्म देने वाली, बोले तो स्पर्म का फॉर्मेशन कराने वाली। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया? अब ये, तो ये पूरी जगह पर बात करें यहाँ पर, ये देखो इस तरीके के सेल है। ये जो सेल है क्या है बेटा? ये शुक्राणु मात्र जनन कोशिका। ठीक है, अब ये शुक्राणु मात्र जनन कोशिका के बीच में एक कोन लाइक, ठीक है ना, कोन जैसे त्रिकाण होता है ना, ये देखो कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल प्रेजेंट होती है। इन सेल को, कोन लाइक सेल को आप बोलते हो सर्टोली सेल। क्या बोलते हो बेटा? सर्टोली सेल। क्या बोलोगे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली कोशिका, या फिर आप इसको बोलोगे क्या बेटा? सर्टोली सेल। ठीक है, अब ये सर्टोली सेल के अंदर बात करें, ये जो आपको ब्लू कलर का ये पॉइंट दिख रहा है, ये क्या है? सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। क्या है बेटा? ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। तो सर्टोली कोशिकाओं का केंद्रक है ये। क्या है बेटा? सर्टोली सेल का न्यूक्लियस है। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ना बेटा, ये डिवाइड होते हैं। आपको मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा, शुक्र जनन का बताऊंगा कि कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके अंदर अलग अलग स्टेप आती है। ठीक है, तो शुक्राणु मात्र जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटिड, और लास्ट में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो ये जो स्टेप्स आती है, वो सारी स्टेप्स इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चलती है। तो ये आगे डिवाइड होके बनते जाते हैं, ये आगे चलते जाते हैं, और लास्ट में आखिरी में किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु में आपको पता होगा 3 भाग रहते हैं। ठीक है, मेनली बात करें 3 भाग, कभी 4 भाग भी बोल सकते हो उसे, हेड, मिडल पीस और टेल। ठीक है ना, हेड, मिडल पीस और टेल होता है। अब हेड वाला जो पोर्शन है, मान लो मैं शुक्राणु हूं, मेरा जो ये हेड वाला पोर्शन है, ये हेड वाला पोर्शन किसके अंदर एंटर कर जाता है? इन सर्टोली सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इन सर्टोली सेल के अंदर क्या कर जाता है बेटा? एंटर कर जाता है, और न्यूट्रिशन मिलता है। और आसपास की ये जो ये वाली सेल है, शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, ये वाली जो कोशिका है बेटा, ये कोशिकाएं भी न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है ना, न्यूट्रिशन किससे लेती है? इन सर्टोली सेल से। किनसे लेती है बेटा? सर्टोली सेल से। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किनको? जर्म सेल को। किनको बेटा? जर्म सेल को, या फिर आप बोलो मात्र कोशिकाओं को। ये क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि शुक्र जनन जो है, ठीक है ना, सॉरी, शुक्र जनन के दौरान, या फिर बात करें मात्र कोशिकाएं जो है, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सर्टोली कोशिका या फिर सर्टोली सेल। ठीक है, अब देखो यहां पर, ये तो पूरी बात हुई, हमने किसकी बात की है? ये तो पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है ना, एक कट सेक्शन था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करें, इस जगह पे, ठीक है, ये जो जगह है, यहाँ पर रक्त वृषण अवरोध होता है। ठीक है ना,
अब देखो ध्यान से सुनना, सर्टोली सेल जो है, क्या ये सर्टोली सेल है? क्या ये सर्टोली सेल है? ये पास वाली सर्टोली सेल है। अब ये सर्टोली सेल आपस में एक बॉन्ड जंक्शन बनाती है, ठीक है ना, एक टाइट जंक्शन बनाती है। ठीक है, जंक्शन कैसे? लाइक मान लो ये सर्टोली सेल है, ठीक है, ये दोनों आपस में आके एक चिपक जाती है, ठीक है, एक जंक्शन बनाती है, जिसकी वजह से इस पार का इस पार नहीं आ सकता और इस पार का उस पार नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक जंक्शन बनाती है। तो देखना आप यहाँ पर, ये आपको एक जंक्शन दिखेगा, ये वाला, ये सर्टोली सेल है, ये पूरी, ये पूरा जंक्शन निकला, ठीक है ना। तो ये जंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला देखो, ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हो टाइट जंक्शन। क्या बोलते हो? दृढ़ संधि। क्या बोलते हो बेटा? दृढ़ संधि। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास की रक्त की वाहिनी है, ठीक है ना, जो ब्लड वेसल है आसपास, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के यहाँ से होते हुए जा रही है, ये जो ब्लड वेसल जा रही है, ये ब्लड उस ब्लड वेसल से निकलकर इस साइड ना आए, ठीक है ना, कहां पर? ल्यूमेन की तरफ ना आए। इसलिए इसको रोकने के लिए, रक्त को रोकने के लिए वृषण के अंदर, तो रक्त वृषण अवरोधक होता है कौन बेटा? ये सर्टोली सेल से बने हुए दृढ़ संघ, ठीक है ना। तो यहां तक पॉइंट, आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर यहां तक? ये पॉइंट मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड टेस्टिस बैरियर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्लियर यहां तक? रक्त वृषण अवरोध, ठीक है। तो सर्टोली सेल हेल्प कर देगी किसमें? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने में। अब मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, एक वृषण कोष्ठ के अंदर कितने हैं? कितने शुक्र जनन नलिकाएं हैं एक वृषण कोष्ठ के अंदर? 2 से 3। अब मान लो कि 2 से 3 है, तो मेरे पास अभी 2 पेन ही है, ठीक है। तो 2 से 3, तो इनका मैंने कट सेक्शन किया, तो इसके बीच में स्पेस दिखेगी मुझे, इन दो नलिकाओं के बीच में मुझे खाली जगह दिखेगी ना। तो ये देखो यहाँ पर ये दो नलिकाएं बनी हुई, मान लो ये 3 है। अब यहाँ पे पूरा डायग्राम नहीं बना सकता, ये पूरा डायग्राम नहीं बना सकता। अब इन जगह के बीच में, ये जो नलिकाएं हैं इनके बीच में जो जगह है, यहाँ पर आपको कुछ सेल्स मिलती है, उसको आप बोलते हो लेडिक सेल्स। क्या बोलते हो बेटा? लेडिक सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल फूड कहां से लेंगी? अब बेटा सर्टोली सेल को न्यूट्रिशन तो आपको ब्लड से मिल जाएगा, सर्टोली सेल को तो ब्लड से मिल जाएगा, वहां से न्यूट्रिशन पास करेंगी जर्म सेल को, ठीक है ना। रक्त से उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, बट रक्त अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, ल्यूमेन तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेडिक कोशिकाएं, ये जो लेडिक कोशिकाएं हैं, ये कहां पे प्रेजेंट है? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बीच में जो एक जगह है, वहां पर प्रेजेंट है कौन? लेडिक कोशिकाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लेडिक कोशिकाओं का काम क्या है? तो इन लेडिक कोशिकाओं का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना। किसको? टेस्टोस्टेरोन को। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन को बनाने का काम किसका है बेटा? इस लेडिक सेल का। क्लियर यहां तक? लेडिक सेल का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना, ठीक है। और इस टेस्टोस्टेरोन को आप एंड्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर कुछ और सेल्स हमें मिलती है, कुछ और कोशिकाएं मिलती है, जिन्हें बोलते हैं प्रतिरक्षा दक्ष कोशिकाएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिरक्षा दक्ष कोशिकाएं। बोले तो इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल, कंपोनेंट सेल्स, ठीक है ना। ये क्या करती है? आसपास कोई बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई भी पैथोजन है उसको किल कर लेती है, ठीक है ना, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? तो प्रतिरक्षा प्रोवाइड करेगी, प्रतिरक्षा देगी प्रतिरक्षा दक्ष कोशिकाएं। यहां तक समझ में आया? अब ये जो सर्टोली सेल, ये जो सर्टोली सेल है बेटा, ठीक है ना, सर्टोली सेल जो है, इनकी इनकी वजह से एक ये स्पेस बना है, ठीक है ना। ये जो स्पेस बना है इसको आप बोलते हो ल्यूमेन। क्या बोलते हो बेटा? ल्यूमेन। किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ल्यूमेन बोले तो एक जो खाली जगह होती है ना, जैसे बात करूं पेन है, ठीक है ना, पेन के अंदर का जो स्पेस है, ये पेन है और पेन के अंदर का जो स्पेस है उसको आप क्या बोलोगे? ल्यूमेन बोलोगे। तो ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है बेटा? ये ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां तक क्लियर? समझ में आया? ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस
टिब्यूल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमने बात की है सेमिनिफेरस टिब्यूल के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। क्या क्या मैंने आपको बताया? सबसे पहली बात, जो सबसे बाहर की परत है उसको आपने क्या बोला? ट्यूनिका प्रोप्रिया। किसकी बनी है बेटा? ट्यूनिका प्रोप्रिया किसकी बनी है बेटा? WFCT की, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। किसकी बनी है बेटा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, कुछ सेल्स मिलेगी आपको यहाँ पे, जर्मिनल सेल्स मिलेगी। क्या बोलते हैं आप उसको? शुक्राणु मात्र कोशिका। क्या बोलोगे बेटा? शुक्राणु मात्र कोशिका, ठीक है, जो कि जननिक उपकला है। क्या बेटा? जननिक उपकला है, बोले तो क्या? जर्मिनल सेल्स है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर आपको एक कोन लाइक सेल्स मिलेगी, कोन लाइक सेल्स मिलेगी, कॉलमनार सेल्स मिलेगी, उसको आप बोलोगे क्या? सर्टोली कोशिका। क्या बोलोगे बेटा? सर्टोली कोशिका। अब इसका सर्टोली कोशिका का काम क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। सर्टोली कोशिका, यस, WFCT का पूरा नाम बेटा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको पढ़ाएंगे बेटा, एनिमल टिश्यू जब होगा तब इसका पूरा डिटेल में एक चैप्टर है, ठीक है ना। उसके अंदर अलग अलग तरह के आते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, व्हाइट कलर के भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, ये जो सर्टोली सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसको बोला आपने सर्टोली कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस बोला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो अलग अलग ट्यूब्स है, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, जनन नलिकाएं हैं, उन जनन नलिकाओं के बीच में एक स्पेस रहता है, ठीक है ना। उस स्पेस के अंदर, उस खाली जगह के अंदर आपको कुछ कोशिकाएं मिलती है, उसको बोला आपने लेडिक कोशिका। क्या बोला बेटा? ये जो कोशिका है उसको आपने बोला लेडिक कोशिका, ठीक है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक हार्मोन बनाती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन, या फिर आप इसको एंड्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो अभी तक हमने केवल एक डायग्राम देखा है कि हिस्टोलॉजी कैसी है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखता कैसा है। अब काम कैसे होगा, यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है सर्टोली सेल के, लेडिक सेल के फंक्शन क्या है, इनको किसी अलग नाम से भी पुकारते हैं क्या, तो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, आगे हम फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके। यहां तक समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट बेटा आता है यहाँ पे सर्टोली कोशिका। जो सर्टोली कोशिका है, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, रुकिए। यस बच्चों, तो देखिए आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया है वो सारा हम देखते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर कि सेमिनिफेरस टिब्यूल हमने जो पढ़ा, ठीक है, अब तो मैं इंग्लिश में लिख लूं, सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या बोलते हैं इसको? शुक्र जनन नलिका। सेमिनिफेरस टिब्यूल की हमने बात की, तो ये है क्या? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। हमने डिस्कस किया था कि वृषण के अंदर जहां पे शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब जो भी फंक्शन है, टेस्टिस का क्या फंक्शन है? गैमेट का फॉर्मेशन करना, युग्मनक का फॉर्मेशन करना, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन, जनन हार्मोन को निर्माण करना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, वृषण की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहां तक आया समझ में? नेक्स्ट बात करें, एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है ना, एक टेस्टिस के अंदर, ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होंगे? तो 750 से लेके 1000 तक, ये एनसीईआरटी का डेटा है, आपको याद रखना है। 750 से लेके 1000 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल मिलेंगे आपको, ठीक है। कितने मिलेंगे बेटा? 750 से लेके 1000 तक शुक्र जनन कोशिका मिलेगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट सेमिनिफेरस टिब्यूल आपको ये पहले ही स्लाइड में लिख लिया है बेटा मैंने हिंदी में, ठीक है ना, वहां से आप देखिएगा हिंदी में मैंने उसमें ही लिख लिया है पूरा। उसके बाद में बात करें तो इतना हमने डिस्कस किया है सेमिनिफेरस टिब्यूल का। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करें तो इसमें दो सरफेस होती है, एक तो हमने पढ़ी थी आउटर,
ठीक है, एक आउटर सरफेस पड़ी थी, दो सरफेस है, एक तो है आउटर सरफेस, ठीक है ना, बाहर की सरफेस। ठीक है, इंग्लिश ही रहने दें। यस बेटा, थोड़ा इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तभी आपको आगे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आउटर सरफेस है, अब इसको हिंदी में क्या लिखे हम, बाहरी परत लिख लें, बट आउटर सरफेस आपको पढ़ने में भी थोड़ा सही लगेगा, आगे अभी से हैबिट बनेगी। तो आउटर सरफेस मतलब बाहर की लेयर, और बाहर की लेयर किसकी बनी थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कोई मुझे बता सकता है कि किसकी बनी थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बाहर की लेयर किसकी बनी है? ट्यूनिका प्रोप्रिया की। किसकी बनी है बेटा? ट्यूनिका प्रोप्रिया, प्रोप्रिया। और ये बनी किसकी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। कौन सी लेयर थी? ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो कि बनी है किसकी? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर आप 1 2 3 भी बोल सकते हैं और 2 2 3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कुछ भी बोले, ऑप्शन आपको इसी में मिलेगा। ठीक है, या तो 1 2 3 मिलेगा या 2 2 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वेरी करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस मतलब कि अंदर की जो परत है, इनर सरफेस की बात करें, तो इनर सरफेस के अंदर मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा बेटा, इनर सरफेस के अंदर बात करें तो मैंने इनर सरफेस में आपको बताई थी, ये शुक्राणु मात्र कोशिका है, जर्मिनल सेल्स है। तो इनर सरफेस में आपको क्या मिलेगा बेटा? जर्मिनल सेल्स मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? जर्मिनल सेल्स मिलेगी, जर्मिनल सेल्स मिलेगी। और इन्हीं जर्मिनल सेल्स के बीच में ये जो जर्मिनल सेल्स है बेटा, ठीक है, ये कैसी सेल है? क्यूबॉइडल सेल है। ठीक है, अब इन्हीं जर्मिनल सेल्स के बीच बीच में आपको क्या मिलेगी? सर्टोली सेल मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स मिलेगी। ठीक है, जर्मिनल सेल्स के यहाँ पे इनर सरफेस पे जर्मिनल सेल्स मिलेगी। ठीक है, और ये जो जर्मिनल सेल्स है, ठीक है, ये लाइनिंग का फॉर्म, इनर लाइनिंग बनाती है। जर्मिनल सेल्स जो है वो इनर लाइनिंग बनाती है। ठीक है, और उस इनर लाइनिंग को आप बोलते हो जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हो बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। मतलब कि अंदर की जो एपिथेलियम है उसको आपने क्या बोला? जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर जर्मिनल सेल्स मिल रही है। ठीक है ना, तो जर्मिनल सेल्स मिल रही है इसलिए इसको बोला क्या? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स थी बेटा, ये जो जर्मिनल सेल्स थी, हमने जर्मिनल सेल्स पढ़ी थी। अब इन जर्मिनल सेल्स के बीच बीच में, ठीक है ना, ये जो जर्मिनल सेल्स है बेटा, इनके बीच बीच में आपको एक कोन लाइक स्ट्रक्चर मिला था। मैंने आपको बताया था कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर कौन है बेटा? सर्टोली सेल है, जो कि क्यूबॉइडल कॉलमनार है, सॉरी क्या है बेटा? कॉलमनार, कॉलमनार सेल से। ठीक है, कॉलम लाइक सेल से, कॉलमनार सेल से, कोन लाइक। ठीक है, ये जो आपको पिलर लाइक सेल्स दिख रही है इसको क्या बोलोगे आप? सर्टोली सेल। क्या बोला बेटा आपने? सर्टोली सेल। और ये वाली जो सेल है इसको आपने बोला जर्मिनल सेल। क्या बोला बेटा? जर्मिनल सेल। क्लियर यहां तक? सर्टोली सेल और जर्मिनल सेल अंदर की सरफेस पे है, ये देखो, सर्टोली सेल और जर्मिनल सेल ये अंदर की सरफेस पे, ये सर्टोली सेल है पूरी। ठीक है, और ये क्या है? जर्मिनल सेल, जो कि अंदर की सरफेस पे। और बाहर की सरफेस पे क्या है बेटा? ट्यूनिका प्रोपिया है। क्या है बेटा? ट्यूनिका प्रोपिया। क्लियर? चलिए, तो ये बात की हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी की। नेक्स्ट बेटा आता है सर्टोली सेल। मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था कि सर्टोली सेल है, बट क्या कर रही है वो नहीं बताया मैंने अभी तक आपको। तो सर्टोली सेल के अब फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका को आप एक और नाम से बोलते हैं सस्टेंटिकुलर कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? सस्टेंटिकुलर कोशिका। और साथ ही साथ आप इसको बोलते हैं नर्स कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा? नर्स कोशिका, या फिर नर्स सेल बोल सकते हो। अब बात करें नर्स का, नर्स का क्या काम होता है हॉस्पिटल में? देखभाल करना। ठीक है ना, सिस्टर का क्या काम होता है? देखभाल करना। तो नर्स कोशिका यहाँ पर क्या कर रही है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। किसको? जर्म सेल को, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। न्यूट्रिशन प्रदान कर रही है किसको? शुक्राणु को। तो इसीलिए यहाँ पर बोला इसको नर्स कोशिका। क्या बोला है बेटा? नर्स कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये जो कोशिका है ये केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टोली सेल केवल मैमल्स में पाई जाएगी, केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाएगी, स्तनधारियों के टेस्टिस के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, मैमल्स के अंदर केवल पाई जाएगी, इसलिए ये स्तनधारियों का लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन।
अब देखिए सर्टोली सेल जो कोशिका है वो क्या करेगी, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन देगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये मरे हुए तथा क्षतिग्रस्त शुक्राणुओं का भक्षण करती है। ठीक है, मरे हुए तथा क्षतिग्रस्त शुक्राणुओं का क्या करती है बेटा, भक्षण करती है। बोले तो जो स्पर्म डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, किसी भी रीजन से मर गए हो या फिर किसी भी वजह से इंजरी हो गई हो, उनकी मॉर्फोलॉजी खराब हो गई हो, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ गया हो, संरचना बिगड़ गया हो, तो ऐसे स्पर्म को, ऐसे शुक्राणु को का भक्षण कर देती है कौन, ये सर्टोली सेल। क्या करती है बेटा, सर्टोली सेल भक्षण करती है। भक्षण को आप इंग्लिश में बोलते हो फेगोसाइटोसिस। ये वर्ड सुना सुना लग रहा है आपको, कि सुना सुना लग रहा है? फेगोसाइटोसिस टर्म सुना है आपने? ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था कि ये सर्टोली सेल, आसपास की सर्टोली सेल मिलके एक टाइट जंक्शन बनाती है, ठीक है ना, एक ब्लड संधि बनाती है, जिसे आप बोलते हो ब्लड टेस्टिस बैरियर। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। मान लो ये सर्टोली सेल है, एक सर्टोली सेल है, ठीक है, और ये है दूसरी सर्टोली सेल। ठीक है, ये दूसरी सर्टोली सेल है, ये एक सर्टोली सेल है, एक दूसरी सर्टोली, ये आपस में मिल गई है। इसको आपने बोला है क्या, ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या बोला है, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ताकि यहाँ पर जो शुक्राणु बने हैं, यहाँ पे जो शुक्राणु बने हैं, वहां तक कोई सेल्स पहुंच ना पाए, मतलब कि कोई बैक्टीरिया, फिर बात पे ब्लड नहीं पहुंच पाए। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या कर रहा है बेटा, ब्लड को यहाँ पे जाने से रोक रहा है। ब्लड जो है यहाँ पर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो अंदर की तरफ, ल्यूमेन की तरफ नहीं जाने देगा कौन, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो कि बना किससे है, सर्टोली कोशिका से बना है। ठीक है, ये सर्टोली सेल क्या करती है, ब्लड से, सर्टोली सेल तो ब्लड के कांटेक्ट में, ब्लड से वो न्यूट्रिशन लेती है, और न्यूट्रिशन किसको दे देती है बेटा, पोषण किसको दे देती है, शुक्राणु को दे देती है। ठीक है ना, तो न्यूट्रिशन ब्लड से लेके शुक्राणु को दे देती है, इसलिए ब्लड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करें, ब्लड अंदर नहीं जाएगा, इसलिए बात करें, शुक्राणु जो है बेटा वो क्या है, सेफ रहते हैं अंदर, ठीक है, नहीं तो खत्म हो सकते थे। ठीक है, यहां तक हमने बात की है ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो कि ब्लड संधि का निर्माण करता है। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो टाइट जंक्शन। क्या बोलते हो बेटा, टाइट जंक्शन। अलग अलग तरह के जंक्शन होते हैं, इसको आप बोलते हो टाइट जंक्शन। स्पर्म इसके अंदर कैसे जाएगा बेटा, ये हेड का पोर्शन जाता है केवल अंदर, ये हेड जा रहा है केवल, हेड वाला जो पोर्शन होता है ना स्पर्म का, वही केवल सर्टोली सेल के अंदर जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है और बाहर आ जाता है बाद में। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है स्पर्म, जब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे अलग अलग प्रोसेसेस क्या क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सर्टोली कोशिका जो है ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इनिबिन। क्या नाम है बेटा, इनिबिन। इनिबिन हार्मोन सिक्रीट करती है, साथ ही साथ में रिलीज करती है एंटी मुलेरियन हार्मोन। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि सर्टोली सेल से रिलीज हो रहा है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसको हमने बोला था एएमएच। क्या बोला था बेटा, एएमएच। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट के निर्माण को रोकता है। हमने पढ़ा था मुलेरियन डक्ट फीमेल के अंदर बनती है और मेल के अंदर वोल्फियन डक्ट बनती है। मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट ना बने, इसलिए एएमएच सिक्रीट होता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, विपरीत काम करता है। क्लियर यहां तक? यस, वेरी गुड। मुलेरियन डक्ट को बनने से रोकेगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दो हार्मोन हमने यहाँ पढ़े, इनिबिन हार्मोन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, सर्टोली कोशिका टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन भी बनाती है। ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उससे कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन बनता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोजन का निर्माण होता है बहुत कम अमाउंट में, और इतना कम अमाउंट में होता है कि कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता मेल की बॉडी के ऊपर। ठीक है ना, मेल नर के शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा ईस्ट्रोजन का, क्योंकि आपको पता है ईस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, मेल के अंदर बहुत ट्रेस अमाउंट में, इसलिए इसका कोई असर नहीं देखने को मिला। तो सर्टोली सेल जो है कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बाकी इतना पॉइंट ये याद रखने का नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला पॉइंट, टेस्टिस, ब्लड टेस्टिस बैरियर, और पोषण प्रोवाइड कर दिए, पोषण दे दी किसको, शुक्राणु को। क्लियर यहां तक?
नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि एफएसएच सर्टोली सेल पर कार्य करेगा और कुछ घटकों के श्रवण को उदित करता है, उत्पित करता है, साथ ही साथ बात करें शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। अब बात आता ही है कि ये एफएसएच क्या है सर? एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंग्लिश टर्म ही है बेटा पूरा, ठीक है ना, इसका हिंदी टर्म है ही नहीं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये क्या कर देगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है बेटा, प्रोसेसेस होती है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये कहां से रिलीज हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो अभी आप केवल याद रखें कि एफएसएच जो है बेटा ये हेल्प करता है, जो कि सर्टोली सेल पे वर्क करेगा। एफएसएच जाएगा सर्टोली सेल पे और सर्टोली सेल को बोलेगा कि आप एक हार्मोन रिलीज करें जिसका एबीपी प्रोटीन नामक एक पार्ट है, उसको रिलीज करो और उसके बाद में शुक्र जनन प्रक्रिया होगी। तो ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है उसमें क्या करता है बेटा, सहायता करता है। क्या करता है बेटा, सहायता करता है। कहां से रिलीज होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस बेटा, हार्मोन का आपको ये रखना ही पड़ेगा और धीरे धीरे हो जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके और भी टॉपिक्स होते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिक फिर याद होता चला जाएगा, रिवाइज भी होता चला जाएगा बार बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, ये जो एफएसएच है, ओके, एफएसएच क्या करेगा बेटा, शुक्र जनन प्रक्रिया के अंदर क्या करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो एफएसएच बेटा, ये एफएसएच फीमेल्स के अंदर भी रिलीज होता है और मेल के अंदर भी रिलीज होता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर भी रिलीज होता है तो वहां पे फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। क्या कराता है बेटा, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। और फॉलिकल, उस बेसिस पे आप इसको हिंदी में भी एक नाम दे सकते हैं वैसे तो, एफएसएच वैसे पूरा टर्म तो ये जो फुल फॉर्म है ये तो इंग्लिश फॉर्म में ही है। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी के अंदर, पर हिंदी के अंदर आप उसको एफएसएच नहीं लिख सकते, फिर आपको पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पुत्तकीय प्रेरक हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन इसका पूरा नाम है, जो कि एफएसएच को कहते हैं, बट इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। क्लियर यहां तक? तो ये हमने डिस्कस किया है एफएसएच हार्मोन का। अब कैसे प्रोसेस हो रही है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्लियर यहां तक, अभी तक समझ में आया? तो अभी हमने पढ़ा है सर्टोली सेल के फंक्शन। मैंने आपको एक और सेल बताई थी, दो ट्यूब्स के बीच में, ठीक है ना, दो ट्यूब्स जो है उनके बीच की जो जगह है, ठीक है ना, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जो जगह है उसको आपने क्या बोला बेटा, स्पेस था। जो एक स्पेस था उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है, एक कोशिका प्रेजेंट है, जिसको आपने बोला था लेडिक कोशिका। क्या बोला था बेटा, लेडिक कोशिका, ठीक है। अब देखो कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक सेक्शन मान लो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, 2 से 3 हो सकती है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्या है बेटा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बीच में ये जो स्पेस दिख रही है आपको, मैं इंक चेंज करता हूं, ये जो आपको बीच में ये स्पेस दिख रही है, ठीक है ना, ये जो स्पेस दिख रही है यहां पर आपको कोशिका मिलेगी, कौन सी, लेडिक कोशिका। क्या मिलेगी बेटा, ये लेडिक कोशिका है, ठीक है। इनके बीच की जो ये कोशिका है इनको आप बोलोगे क्या, लेडिक कोशिका, लेडिक कोशिका, ठीक है ना, या फिर लेडिक सेल्स, ठीक है। आप इसको एक और नाम से बोलते हो, अंतराली सेल। क्या बोलते हो बेटा, अंतराली सेल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि लेडिक सेल प्रेजेंट कहां होती है, ठीक है। लेडिक सेल कहां प्रेजेंट है बेटा, लेडिक सेल प्रेजेंट है कहां पे, लेडिक सेल प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है क्या, लेडिक सेल। क्लियर यहां तक? और लेडिक सेल को एक और नाम से बोलते हो आप, इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हो बेटा, इंटरस्टिशियल सेल। यहां तक क्लियर? अब फंक्शन क्या है, ये लेडिक सेल काम क्या करेगी उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कुछ अंतः स्त्रावी कोशिका, अंतः स्त्रावी कोशिका, अंतः स्त्रावी कोशिका मतलब क्या होता है, एंडोक्राइनल सेल, एंडोक्राइनल सेल्स, ठीक है ना, मतलब कि एंडोक्राइन सेल्स। अब एंडोक्राइन सेल्स क्या करेगी बेटा, हार्मोन रिलीज कर रही है, एंडोक्राइन सेल्स। तो कुछ अंतःस्रावी कोशिका
कोशिकाएं नलिकाओं के बीच में पाए जाने वाले स्थान पर मिलती है। ये जो नलिकाएं हैं, शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उनके बीच का जो एरिया है उसमें मिलती है, और उस कोशिका को आप बोलते हो लेडिक कोशिका या फिर अंतराली कोशिका। क्या बोलते हो बेटा? लेडिक कोशिका या फिर अंतराली कोशिका। यस, एंडोक्राइन जो है उनके हार्मोन जो है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, ये जो कोशिका है ये हार्मोन रिलीज करती है जिसको आप बोलते हो एंड्रोजन। क्या बोलते हो बेटा? एंड्रोजन। और इसी एंड्रोजन को आप बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हो? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेडिक सेल सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है और टेस्टोस्टेरोन बहुमत से मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए बात करें, मेल के अंदर ये लेडिक सेल होती है, और ये लेडिक सेल क्या सिक्रीट करती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। और इसीलिए बात करें, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मेल के अंदर बात करें, एग्रेसिवनेस आना, ठीक है ना, एग्रेसिवनेस आना मतलब कि गुस्सा ज्यादा आ जाता है मेल को। ठीक है, ऐसा है क्या? गुस्सा करते हैं ज्यादा मेल? करते हैं? अच्छा, फीमेल गुस्सा नहीं करती? यस। तो यहाँ पर बात करें, कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मेल की बात करें तो उनमें टेस्टोस्टेरोन अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए उनमें गुस्सा ज्यादा आता है, एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो ये टेस्टोस्टेरोन की तो फंक्शन देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे फंक्शन 2-3 पॉइंट के बाद में। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने आपको सर्टोली सेल बताई थी, ठीक है ना, सर्टोली सेल बताया था, तो सर्टोली सेल के अंदर एक पॉइंट और यहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये सर्टोली सेल रिलीज करती है क्या? ये सर्टोली सेल स्रावित करती है क्या? एबीपी। क्या रिलीज करती है बेटा? एबीपी। इसको आप बोलते हो एंड्रोजन, एंड्रोजन बाइंडिंग, बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हो? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब वो प्रोटीन जो एंड्रोजन को अपने से बाइंड करके रखे। ठीक है, वो प्रोटीन जो एंड्रोजन को अपने से बाइंड करके रखे उसको बोलोगे आप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एंड्रोजन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अब इसका काम क्या पड़ा वो आप देखिएगा बहुत ध्यान से, काम क्या पड़ा वो देखिएगा, कि लेडिक कोशिकाओं से जो निर्मित टेस्टोस्टेरोन है, जिससे आपने एंड्रोजन बोला, ठीक है, अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, यस बेटा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो लेडिक सेल से ही सिक्रीट होता है, सर्टोली सेल से नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको बताया ना, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन का स्रावन करती है, और वो एंड्रोजन क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन है। लेडिक सेल सिक्रीट कर दी है टेस्टोस्टेरोन को, सर्टोली सेल नहीं कर दी है। ठीक है, अब देखो, ये जो टेस्टोस्टेरोन निकला है लेडिक सेल से, ये टेस्टोस्टेरोन बेटा बाइंड कर जाएगा, क्या बेटा? बाइंड कर जाएगा किससे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहां से आया? बाय लेडिक सेल। किससे आया? बाय लेडिक सेल्स। ठीक है, और एबीपी किससे आया? बाय सर्टोली सेल। किससे आया बेटा? बाय सर्टोली सेल्स। अब ये जो सर्टोली सेल से एबीपी निकला है, ये क्या करेगा बेटा? टेस्टोस्टेरोन आया, ये एबीपी आया, इस एबीपी ने क्या कर दिया बेटा? अब टेस्टोस्टेरोन तो कहां है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की तरफ है, यहां सिक्रीट हुआ है। मैं आपको एक मिनट कलर चेंज करके बताता हूं। ये देखो, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हुआ है, हमें तो अंदर चाहिए ना, यहाँ पर चाहिए टेस्टोस्टेरोन, इस एरिया के अंदर चाहिए। तो देखो क्या होगा, प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ कि मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पूरा, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अब उसके अंदर सर्टोली कोशिकाएं हैं बीच बीच में, वो सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? एबीपी रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि बाहर जो बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टोस्टेरोन बाहर जो टेस्टोस्टेरोन बना है वो डिफ्यूज होके अंदर की तरफ आएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर की तरफ आएगा। डिफ्यूजन आपको पता ही है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर की तरफ आया, कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और अंदर आने के बाद वो वापस से चला ना जाए, ठीक है, बाहर ना चला जाए, तो उसके लिए क्या होता है? अंदर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, एबीपी अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं बेटा? इस टेस्टोस्टेरोन को, ये जो टेस्टोस्टेरोन अंदर आया है उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। अब बात आती है कि सर पकड़ के क्यों रखा? टेस्टोस्टेरोन को बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? वापस से चले जाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर ये टेस्टोस्टेरोन अंदर नहीं रहा, वापस बाहर चला गया, अगर ये टेस्टोस्टेरोन अंदर नहीं रहा,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं चल पाएगी, क्योंकि शुक्र जनन प्रक्रिया के लिए सबसे मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता। यहां तक आया समझ में? क्लियर? ये सेमिनिफेरस टिब्यूल थी, ठीक है। मान लो यहाँ पर बाहर सेमिनिफेरस टिब्यूल थी, उसके अंदर क्या है बेटा? ये सर्टोली सेल है। ये क्या है बेटा? सर्टोली सेल है, ठीक है। अब इन सर्टोली सेल बाहर क्या निर्माण हो रहा है? नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर बाहर निर्माण हो रहा है किसका? ये बाहर बना क्या? टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन अंदर जाएगा डिफ्यूज होके और बाइंड कर जाएगा किससे? एबीपी से। किससे बाइंड कर जाएगा? एबीपी से बाइंड कर जाएगा। और कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। जो यहाँ पर जगह, ये जो जगह बची है इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एबीपी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है अंदर। क्लियर यहां तक? यस बेटा, बाहर आता ही नहीं है ना, एबीपी पकड़ के रख रहा है। ट्रीटमेंट क्या करोगे आप उसका? अगर ये ऐसा प्रोसेस कुछ होने लगा, अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं होने लगा तो टेस्टिस तो गई काम की, ठीक है ना। कोई स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, स्टेरिलिटी आ जाएगी उसमें। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बात करें ये फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म होने चाहिए। अगर कुछ ना कुछ नहीं हो तो ऑब्वियसली डिजीज कॉज, इसी तो हम डिजीज कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी एबनॉर्मल तरीके से काम हो उसको आप क्या बोलोगे? डिजीज बोलोगे। क्लियर? यस। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो लेडी कोशिका से निर्मित टेस्टोस्टेरोन एबीपी एंडोजन वर्धित प्रोटीन के प्रभाव से विसरण होता है। विसरण बोले तो क्या? डिफ्यूजन होता है, ठीक है, जो कि शुक्र जनन नलिकाओं में प्रवेश करता है और शुक्र जनन प्रक्रिया जो है उसको क्या करता है बेटा? प्रेरित करता है। क्लियर यहां तक? ये अभी हमने डिस्कस किया है किसका? एबीपी का फंक्शन। नेक्स्ट बात करें, यहाँ कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो कि प्रतिरक्षा देती है, ठीक है ना। इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजिकल होती है। मैंने आपको बताया था कुछ सेल्स बाहर प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे प्रतिरक्षा दक्ष कोशिकाएं होती है, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल। ये भी कहाँ प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद में आता है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। यस बेटा, टेस्टोस्टेरोन जो है वो अंदर डिफ्यूज होगा, ठीक है ना। इस बैरियर से वो जा सकता है, इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है। बैरियर से बात करें तो केवल ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। ब्लड नहीं जाएगा, केवल हार्मोन डिफ्यूज हुआ है। ब्लड तो अंदर गया नहीं है ना बेटा, तभी तो मैंने आपको बोला प्रोसेस डिफ्यूजन हुई है, ठीक है ना। ब्लड से एक्सचेंज हो गया, डिफ्यूज होकर अंदर चला गया है, ब्लड अंदर नहीं गया है, ठीक है बेटा। यस। यहां पर बात करें नेक्स्ट, एबीपी बेटा रिलीज होता है ल्यूमेन के अंदर, ठीक है ना। सर्टोली सेल से रिलीज होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही रहेगा। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अंदर आया उसको पकड़ लेगा, उसको बाइंड कर लेगा अपने से। क्लियर? यस। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो शुक्र जनन प्रक्रिया है उसको प्रेरित करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोले तो क्या? द्वितीय जनन लक्षण, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक लक्षण जो है उनको डेवलप कराता है। लाइक बात करें मेल के अंदर तो क्या काम है? एक तो बहुत अच्छी फिजिक्स कर देगा। फिजिक बोले तो, फिजिक्स नहीं बोला मैंने, फिजिक। फिजिक बोले तो बहुत अच्छा बॉडी, ठीक है ना, डोले शोले बन जाए। अब वो बनाने पड़ते हैं थोड़े, ठीक है ना, जिम जानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। लाइक बात करें बॉयज की जो बॉडी होती है वो थोड़ी मस्कुलर होती है, ठीक है ना। फीमेल के कंपेयर में बॉयज की बॉडी बल्की होती है, मस्कुलर होती है, मसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है उनमें, ठीक है। डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ बात करें जो उनकी वॉइस है, जो उनकी आवाज है वो भारी होती है, ठीक है ना, लो पिच वॉइस होती है। ये भी किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन का कैरेक्टर है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो बियर्ड एंड मुस्टेच आना, ठीक है ना, दाढ़ी मूछे आना, ये भी किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो इन सभी को बोलते हैं आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर प्रमोट लिबिडो। लिबिडो को बोलते हैं आप सेक्सुअल डिजायर। क्या बोलोगे बेटा? सेक्सुअल डिजायर को आप बोलते हो लिबिडो। मतलब कि कॉइटस परफॉर्म करने का एक क्रिएटिव, ठीक है ना, डिजायरनेस होना, ठीक है ना, एक इच्छा होना।
ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन मतलब की बात करें मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो एक एज आने के बाद ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट मेल की बॉडी में इंक्रीज होता है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, फीमेल भी मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, मेल भी फीमेल की तरफ होंगे। अब मेल के अंदर रेस्पॉन्सिबल हार्मोन वहां पे टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, ईस्ट्रोजन हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, यस बेटा फीमेल की बॉडी वीक नहीं होती, ऐसा नहीं बोल सकते आप। मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ कि मेल के अंदर मसल का डेवलपमेंट ज्यादा होता है क्योंकि ये हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन होता है जिसकी वजह से मसल ज्यादा डेवलप रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होती है, हेवियर मसल होगी। एनाबॉलिक प्रॉपर्टी मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फीमेल, प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होगा, इसीलिए बात करें मसल का डेवलपमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हैवी मसल्स होगी, भारी मसल्स होगी। क्लियर यहां तक। तो ये हमने डिस्कस किया है टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट आता है इसके बाद में फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है वो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक मैकेनिज्म क्या बोला मैंने, देखिएगा ध्यान से। एनाबॉलिज्म मतलब निर्माण करना, ठीक है ना, जोड़ना। एक होता है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। तोड़ना किसी चीज को कैटाबॉलिक और जोड़ना इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो प्रोटीन का निर्माण करेगा ये, ठीक है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। यस, फीडबैक मैकेनिज्म ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वहां से सिक्रीट होता है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है बेटा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या है बेटा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो जीएनआरएच है ये कहां पे जाएगा बेटा, अग्र पीयूष ग्रंथि पे। अग्र पीयूष ग्रंथि बोले तो आप एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको पता है एफएसएच और एलएच रिलीज होता है। ये एफएसएच का स्रावन हुआ और ये एलएच का स्रावन हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये जो एफएसएच है, एफएसएच कहां जाएगा बेटा, सर्टोली कोशिका पे जाएगा। ब्लड से होते हुए कहां पहुंच गया, सर्टोली कोशिका तक पहुंच गया। और सर्टोली कोशिका को क्या कर देगा बेटा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना, उत्साहेगा। तो एक्टिवेट करेगा, सर्टोली सेल को क्या किया बेटा, उन्होंने एक्टिवेट किया। और सर्टोली सेल ने क्या रिलीज किया, मैंने आपको डिस्कस किया था, हार्मोन रिलीज करती है। एक तो इनिबिन हार्मोन होगा, बट कब होगा वो भी प्रोसेस बताऊंगा। और एक होता है एबीपी। एबीपी क्या है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो एलएच है बेटा, ठीक है, एलएच की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो एलएच है, एलएच क्या करता है बेटा, लेडिक सेल पे वर्क करेगा, या फिर आप उसको अंतराली कोशिका बोल दो या लेडिक सेल। अब ये लेडिक सेल से क्या सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको बताया था ना, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन डिफ्यूज होकर कहां जाएगा बेटा, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, ठीक है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो है वो डिफ्यूज होकर कहां गया, इसके ल्यूमेन में पहुंचा। अब ल्यूमेन में पहुंचते ही यहाँ पर एबीपी प्रेजेंट है जो कि सर्टोली सेल स्रावित करके रह चुकी है। अब ये एबीपी से क्या हो जाएगा बेटा, बाइंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बाइंड हो गया, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या कराएगा बेटा, शुक्र जनन प्रक्रिया कराएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र जनन प्रक्रिया होगी, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब शुक्राणु का यहाँ पर निर्माण होगा। अब कोई भी चीज एक लिमिट तक हो, एक नॉर्मल लेवल तक हो तब अच्छी होती है, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर लेवल से ज्यादा हो जाए, हद से ज्यादा कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है ना। तो एक लेवल तक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, बहुत सारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। बट अगर एक्सेस में हो जाए, बहुत ज्यादा ही अगर शुक्र जनन प्रक्रिया चलने लगे, तो यहाँ पे सर्टोली सेल जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इनिबिन। सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है इनिबिन। ये इनिबिन बेटा नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब जो प्रोसेस चल रही थी एफएसएच, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एफएसएच रिलीज हो रहा था उसको बंद करवाएगा। क्या करेगा बेटा, बंद करवाएगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और यहां से एफएसएच का क्या हो जाएगा,
आना बंद हो जाएगा, एफएसएच नहीं आएगा तो सर्टोली सेल स्टिमुलेट नहीं होगी, और सर्टोली सेल स्टिमुलेट नहीं होगी तो यहाँ पर एबीपी का रिलीज नहीं होगा। क्लियर? साथ ही साथ बात करें यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट भी ज्यादा होता था क्योंकि एलएच भी बहुत ज्यादा आता था। अब टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है, और ये दोनों को देता है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक, साथ ही साथ में हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, दोनों को नेगेटिव फीडबैक देगा, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच नहीं निकलेगा। अब जब एलएच नहीं निकलेगा तो लेडिक सेल पे जाएगा ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं होगी। अब जब लेडिक सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा डाउन नहीं होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होते ही जैसे ही नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई तो प्रोसेस चलती जाती है। क्लियर यहां तक? समझ आया यहां तक? तो ये क्या हो गया, लेडिक सेल एलएच, लेडिक सेल जो कि एलएच द्वारा एक्टिवेट हो रही है। ठीक है ना, अब इस एलएच को बेटा एक यहाँ पर बात करें, एलएच जो है, एलएच को आप एक और नाम से बोल सकते हो, आईसीएसएच भी बोलते हैं इसको, आईसीएसएच। आईसीएसएच क्यों बोला? देखो, लेडिक सेल को आप क्या बोलते हो, अंतराली कोशिका बोलते हो, इंटरस्टिशियल कोशिका बोलते हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका को स्टिमुलेट करना। ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों नाम है, कोई भी नाम आपके एक टेस्ट के अंदर आ सकता है या फिर नीट में आ सकता है, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर आप उसको बोल सकते हो आईसीएसएच। क्लियर यहां तक? जीएनआरएच, जीएनआरएच बेटा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये बेटा आप पूरा एंडोक्राइन के अंदर पढ़ोगे। ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उस पे जाएगा और वहां से रिलीज करेगा किसको, गोनेडोट्रोफिन को, मतलब ऐसे हार्मोन जो गोनेड को स्टिमुलेट करे। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ा है फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोन का पूरा डिस्कशन हुआ है। एंड्रोजन एलएच प्रेरक करता है बेटा, एलएच जो है वो लेडिक सेल पे जाएगा, एलएच जो है वो लेडिक सेल पे जाएगा और लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा। अब वो लेडिक सेल बेटा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगी जिसको आप एंड्रोजन भी बोल सकते हो। क्लियर यहां तक? यस। इनिबिन की बात करें तो सर्टोली सेल जो है बेटा, अगर एक्सेस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए, अगर एक्सेस में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाए, ठीक है, इनिबिट करेगी। यहां पर बात करें सर्टोली सेल रिलीज करेगी इनिबिन हार्मोन, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इफ एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगे तो इनिबिन रिलीज होगा। ये इनिबिन बेटा नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव मतलब कि जो काम हो रहा था उसका उल्टा करेगा, पहले सिक्रीशन ज्यादा हो रहा था अब उसको क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, अग्र पीयूष ग्रंथि को। किसको देगा, अग्र पीयूष ग्रंथि को देगा। तो यहाँ से एफएसएच का रिलीज ही नहीं होगा। अब जब एफएसएच नहीं आएगा तो सर्टोली सेल एक्टिवेट नहीं होगी, और सर्टोली सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो यहाँ पे एबीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन ही नहीं है तो अगर मान लो टेस्टोस्टेरोन आ भी गया तो बाइंड किससे करेगा, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, थोड़ी धीरे हो जाएगी और धीरे होके नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। यस, टेस्टोस्टेरोन बेटा इनिबिन का काम नहीं करता है, इनिबिन अलग है, टेस्टोस्टेरोन अलग है। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर, पेनिस के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा पेनिस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं शिश्न। क्या बोलते हैं बेटा, शिश्न। अब देखो ये आपके सामने स्ट्रक्चर दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पेनिस का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। क्लियर यहां तक? अब देखिए इसमें पेनिस के स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, पेनिस का स्ट्रक्चर मान लो ये एब्डोमेन है, ठीक है ना, ये एब्डोमेन एरिया है और यहाँ से कनेक्ट, यहाँ पे पेनिस, उसके लोअर पोर्शन पे क्या है, पेनिस। अब देखिए ये जो पेनिस है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है बेटा, पेनिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव, क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव में सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, सॉरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पेनिस के बारे में, इट इज ए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है ना, मेल के अंदर क्या है बेटा, ये
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर पेनिस जो है उसको आप कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हो, ठीक है ना? क्या बोलते हो? कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी मतलब क्या होता है बेटा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है ना, कॉपुलेटरी, कॉपुलेशन में हेल्प करना, कॉइटस में हेल्प करना, ठीक है ना, जो संभोग क्रिया है उसके अंदर हेल्प करना, तो ये है शिश्न पेनिस, जिससे आप कहते हैं पेनिस इंग्लिश में। अब ये जो पेनिस है उसके तीन भाग है। सबसे पहले आप समझिए तीन भाग है, ठीक है ना, तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। एक तो जहां से ये अटैच है, ठीक है ना, जहां से अटैच है इस पोर्शन को आप बोलोगे रूट, ठीक है ना, जहां से ये अटैच है उसको बोलोगे आप रूट पोर्शन, ठीक है। देन ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसको आप बोलोगे बॉडी, ठीक है ना, बॉडी या फिर शाफ्ट। और आखिरी में जो ये फुला हुआ भाग होता है, ठीक है ना, पेनिस के अंदर जो फुला हुआ भाग होता है उसको आप बोलते हो ग्लांस पेनिस। क्या बोलोगे बेटा? आखिरी जो पार्ट है ग्लांस पेनिस बोलोगे। तो यहां पर बात करें, तीन भाग है, एक तो है रूट पोर्शन, एक है बॉडी पोर्शन और एक है क्या बेटा? शाफ्ट पोर्शन। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करें तो यहां पर एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है जिसे आप बोलते हो इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोलते हो बेटा? इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। अब इरेक्टाइल टिश्यू कैसे काम करता है ध्यान से देखिएगा। इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जिसके अंदर अगर कोई लिक्विड फिल हो, ठीक है ना, लिक्विड फिल हो तो वो हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पर लिक्विड नहीं होता है, यहाँ पर टर्म आएगी ब्लड, ठीक है ना। अब इस टिश्यू के अंदर बेटा छोटी छोटी स्पेसेस होती है, ठीक है। देखो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, लाइक मान लो ये टिश्यू है, ठीक है ना, इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके अंदर बीच में साइनसेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये कैविटी प्रेजेंट है। अब इनमें क्या होता है बेटा? रक्त भर जाता है, ब्लड भर जाता है, ठीक है। ब्लड भरने की वजह से कैसा हो जाते हैं? ये हार्ड हो जाते हैं। ब्लड भरने की वजह से कैसे हो जाते हैं? ये हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसे टिश्यू को आप बोलते हो क्या? इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोलते हो बेटा? इरेक्टाइल टिश्यू। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझाने जा रहा हूँ पेनिस के स्ट्रक्चर को, शिश्न के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले देखो, यहां पर बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को आप क्या बोलते हो बेटा? रूट बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? रूट, ठीक है ना। यहाँ पर एक मसल पाई जाती है, एक पेशी पाई जाती है इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर एक पेशी पाई जाती है जिसको आप बोलते हो क्रूरा पेशी। क्या बोलते हो बेटा? क्रूरा पेशी। क्या बोलोगे इसको? क्रूरा पेशी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर हल्का सा फुला हुआ पोर्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप बल्ब। क्या बोलोगे बेटा? बल्ब। हल्का सा फुला हुआ पोर्शन है उसको क्या बोलोगे बेटा आप? बल्ब। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो इरेक्टाइल जो टिश्यू है, ठीक है ना, जो टिश्यू है उत्कीय है, उसकी बात करें तो दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं यहाँ पे। दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है ना, और एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ध्यान से सुनिएगा, एक और पेन से आपको मैं बताता हूं। यस, ध्यान से देखिएगा, क्या है स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा है। अगर मैं पेनिस की बात करूं तो पेनिस कुछ ऐसा है, ठीक है। अब अगर मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको कट करूंगा, ये पेनिस का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ से कट करूंगा तो देखिएगा आपको सामने दो ऊपर के टिश्यू दिखेंगे, दो ऊपर के इरेक्टाइल टिश्यू और एक नीचे मीडियन में दिखेगा, बीच में, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा ये। क्लियर? तो ये जो ऊपर वाले दो है इनको आप बोलोगे कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या बोलोगे बेटा? कॉर्पस कैवर्नोसा। और नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखेगा। यस, नीचे की तरफ यहां पर देखिएगा, ये नीचे की तरफ आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलोगे आप कॉर्परा स्पॉन्जियोसम। क्या बोलोगे बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ऊपर वाले दो जो है इनको आपने बोला कॉर्पस कैवर्नोसा, और इनको ये जो नीचे वाला बीच के अंदर है केवल एक सिंगल है, उसको बोला आपने कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोला बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर यहां तक? अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, कट सेक्शन लिया था, ठीक है, तो ये आपके सामने कट सेक्शन, ऊपर के दो जो है इसको बोला मैंने क्या बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोला बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक बीच में ये जो छोटा वाला यहाँ पर है सिंगल केवल, उसको बोला कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या बोला बेटा? कॉर्पोरा
स्पॉन्जियोसम। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा पार्ट है कॉर्पोरा, यहाँ पे ये देखो, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। ये क्या है बेटा? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? ऊपर वाले दो भाग जो थे, ठीक है ना, ऊपर वाले दो थे वो क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक नीचे सिंगल जो है उसको आपने बोला कॉर्पस, क्या बोला बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। सबसे ऊपर कॉर्पस कैवर्नोसा और एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये नीचे वाला जो है बेटा उसको क्या बोला आपने? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो नीचे वाला जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसको आपने बोला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो देखिएगा ध्यान से, ये दो पार्ट जो है, दो टिश्यू है, उसको आपने बोला क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और जो मीडियन के अंदर है, जो नीचे की तरफ था, उसको बोला आपने क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोला बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है बेटा वो दो होते हैं, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बेटा क्या है? सिंगल है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या है बेटा? सिंगल है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है जो नीचे की तरफ है, ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको। जो ऊपर देखिए यहाँ पर, ऊपर की तरफ जो है वो कॉर्पस कैवर्नोसा है, और नीचे की तरफ क्या है बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा तक तो यहाँ तक ही रहती है, यहाँ तक ही सीमित है, केवल इस रीजन तक, केवल इस रीजन तक सीमित है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये कॉर्पस कैवर्नोसा इस रीजन तक सीमित है। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो आगे तक बढ़ती जा रही है और आगे फूला हुआ भाग बना रही है। ये फूला हुआ भाग आपको बोलोगे किसको? ग्लांस पेनिस। क्या बोलोगे बेटा? ग्लांस पेनिस या फिर शिश्न मुंड बोलोगे। क्या बोलोगे? तो ये जो फूला हुआ पोर्शन आपको आगे की तरफ दिख रहा है, ये किसका एक्सटेंशन है? किसका आगे वाला भाग है? तो ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का। किसका है बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का। तो ये आगे वाला भाग जो है ये क्या है बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का टर्मिनल पार्ट है। किसका? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का टर्मिनल पार्ट। और आप इसको बोलोगे शिश्नमुंड। क्या बोलोगे बेटा? शिश्नमुंड बोलोगे। क्लियर यहां तक? तो यहां तक हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। एक तो कॉर्पस कैवर्नोसा जो कि 2 नंबर में होते हैं, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो कि एक नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, और यही नीचे वाला भाग, इसका आगे वाला भाग फूल जाता है, जिसको आप बोलते हो ग्लांस पेनिस और हिंदी में बोलते हो शिश्नमुंड। ठीक है, अब इस पूरे पेनिस के ऊपर स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, स्किन प्रेजेंट होती है। और स्किन जो आगे ग्लांस पेनिस है, ये जो फुला हुआ भाग है, इसके ऊपर स्किन जो होती है वो मूवेबल होती है, ठीक है ना, मूव कर सकती है। ठीक है, अब उस मूवेबल स्किन को आप बोलते हो अग्रछद, या फिर बात करें फोर स्किन। क्या बोलोगे बेटा? फोर स्किन। आगे की तरफ जो स्किन होती है उसको बोलोगे आप फोर स्किन, या फिर उसको बोलोगे आप प्रिप्यूस। क्या बोलोगे? प्रिप्यूस। प्रिप्यूस बोलोगे। ठीक है, अब इस प्रिप्यूस के यहाँ पर जो स्किन है वहां पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको आप बोलते हो प्रिप्यूचुअल ग्लैंड, प्रिप्यूचुअल ग्रंथि। ये ग्रंथि एक ऑयली सिक्रीशन करती है, ठीक है ना। इस ग्रंथि के यहाँ पे आप बात करें कि इस स्किन के नीचे जब हम इस स्किन को रिट्रैक्ट करते हैं, जो ये फोर स्किन है इसको अगर पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का डिपॉजिट कभी कभी मिलता है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करें, तो मेल्स अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करें तो व्हाइट कलर का डिपोजिशन हो जाता है। उस डिपोजिशन को आप बोलते हो स्मैग्मा। क्या बोलते हो बेटा? स्मैग्मा। ये स्मैग्मा जो है बना किससे है? तो कोई डेड सेल्स, उस एरिया के अंदर कोई भी डेड सेल्स हो, या फिर मॉइस्चर या ऑयली सिक्रीशन, ठीक है ना। तो ऑयली सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका? स्मैग्मा का। किसका? स्मैग्मा का। क्लियर यहाँ तक? तो ये प्रिप्यूचुअल ग्लैंड जो है, ठीक है ना, जो कि स्मैग्मा का निर्माण कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, जो ग्लांस पेनिस होता है, जो ग्लांस पेनिस होता है, तो ये एक तो आगे वाला पोर्शन, ये एक तो आगे वाला पोर्शन, ये पूरा ग्लांस पेनिस। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये फुला हुआ पोर्शन, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, क्लियर, मैं आपको पेन चेंज करके बताता हूं। ये वाला आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन को आप बोलते हो कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलते हो बेटा? कोरोना ग्लैंडिस। क्लियर यहां तक? इस एरिया को आप बोलते हो कोरोना ग्लैंडिस। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, यहां पर आपको एक अपर्चर दिखेगा। इस साइड बात करें, एक अपर्चर दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर जो ये अपर्चर दिखता है इसको बोलते हो आप मूत्रीय छेद। क्या बोलते हो बेटा? मूत्रीय क्षेत्र बोलते हो, बोले तो यूरेथ्रल म्यूएटस।
क्या बोलते हो बेटा? यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रल मीएटस। यूरेथ्रल मीएटस, मीएटस मतलब ओपनिंग, ठीक है ना। और इसी ओपनिंग के थ्रू यूरिन बाहर पास आउट होता है बॉडी से, और सीमेंट भी यहीं से निकलता है, इसी अपर्चर के थ्रू, इसी छिद्र के द्वारा। क्लियर? यहां तक समझ आया? तो ये हमने डिस्कस किया है पेनिस के स्ट्रक्चर को। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बात करें, जो ये प्रीप्यूस है बेटा, ये जो स्किन होती है आगे की तरफ, इसके ऊपर स्किन जो होती है, उस स्किन को अगर सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाए, तो उस हटाने की प्रक्रिया को आप बोलते हो सर्कमसीजन। क्या बोलते हो? सर्कमसीजन। ठीक है, ये शल्य प्रक्रिया होती है, इसको आप बोलते हो सर्कमसीजन। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, अलग अलग रिलीजियस पर्पज से भी है, और बात करें कुछ डिजीज के फॉर्म से भी बात कर सकते हैं, इसके अंदर सर्कमसीजन किया जाता है। तो इसका कोई क्लियर नहीं है, कोई ऐसा एडवांटेज अभी तक सामने नहीं आया, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी। ठीक है, तो स्मैग्मा, यस स्मैग्मा फिर से बता देते हैं। स्मैग्मा जो है बेटा, स्मैग्मा की बात करें तो ये सिक्रीशन है, व्हाइटिश कलर, ग्रेइश कलर का सिक्रीशन होता है, ठीक है ना, जो कि प्रीपिचुअल ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। और प्रीपिचुअल जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है प्रीप्यूस के नीचे, ठीक है ना। ये जो ऊपर की तरफ स्किन होती है ना, मान लो ग्लैंड पहनने से उसके ऊपर की जो स्किन है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है ये प्रीपिचुअल ग्लैंड, जो कि डेड सेल ऑयली सिक्रीशन की वजह से एक सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं आप स्मैग्मा। क्या बोलते हो? स्मैग्मा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट यहां पर बात करें तो ये स्ट्रक्चर बना है साइनोसॉइड्स जो है, ठीक है ना। साइनोसॉइड्स की बात करें तो डिफरेंट, जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर साइनोसॉइड्स होते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे साइनोसॉइड्स मिलते हैं, ठीक है ना। साइनोसॉइड्स मैंने आपको बताया ना, कैविटी जो होती है इनको साइनोसॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं बेटा? साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स। अब ये जो साइनोसॉइड्स, इन्हीं के अंदर ब्लड फिल हो जाता है। अब ब्लड फिल होने की वजह से कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं इरेक्शन होना। क्या होता है? पेनिस का इरेक्शन होना, हार्डनिंग ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फिल हो जाता है। वो पूरा प्रोसेस अभी हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। स्मैग्मा का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए इसको हटाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। प्रीप्यूस को पीछे रिट्रैक्ट किया, पीछे की तरफ खींच के, और उसके बाद में वहां का जो डिपॉजिट है, वाइटिस डिपोजिशन, उसको क्लीन करना पड़ता है नहाते वक्त, ठीक है ना। तो स्मैग्मा का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये सिक्रीशन है वेस्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग है। ओके, साइनोसॉइड्स का बेटा नॉर्मल नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा नंबर कोई फिक्स नहीं है, कैविटीज है छोटी छोटी, कोई नंबर फिक्स नहीं है इसका। तो यहां तक हमने बात की है स्ट्रक्चर की। अब दो पॉइंट और, कि जो आर्टरी है, पीनस को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है, शिश्न को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है, एक नाम होता है पिनाइल आर्टरी। क्या है नाम बेटा? पिनाइल आर्टरी। अब ये जो पिनाइल आर्टरी है बेटा, वो पिनाइल आर्टरी होती है कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर, ठीक है। दो इस पार्ट मैंने बताए थे, एक कॉर्पस कैवर्नोसा है, और नीचे की तरफ है बेटा क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोसा। और ये क्या है बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ध्यान से सुनना, ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है, इसके अंदर एक आर्टरी रन करती है, उस आर्टरी को बोलते हो आप पिनाइल आर्टरी। क्या बोलते हो बेटा? अब पेनिस के अंदर है, शिश्न के अंदर है, इसलिए इसको बोला पिनाइल आर्टरी। क्या बोला बेटा? पिनाइल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, जो कि नीचे की तरफ है, केवल एक सिंगल, उस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर एक ट्यूब निकलती है, ठीक है ना, एक डक्ट जैसी स्ट्रक्चर निकलता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, और उसको आप बोलते हो यूरेथ्रा, ठीक है ना। हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, यूरेथ्रा तीन भाग बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला प्रोस्टेटिक, देन उसके बाद में मेम्ब्रेनस, और थर्ड पार्ट बताया था मैंने आपको पिनाइल यूरेथ्रा। वो पिनाइल यूरेथ्रा यहाँ पर रन करती है, ठीक है, ये पिनाइल यूरेथ्रा है, पिनाइल यूरेथ्रा। क्या है बेटा? फिनाइल यूरेथ्रा। ये देखो, शिश्न मूत्र मार्ग, ठीक है ना, ये जो मूत्र मार्ग है, ये देखो ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, यहाँ से मूत्र का स्रावन होता है, बाहर रिलीज होता है, ठीक है। और रक्त साइनोसॉइड यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, किसमें? कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर,
ये कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर आपको साइनोसॉइड्स देखने को मिलेंगे। यस, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर बीच में यूरेथ्रा है। जैसे आप मानो ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बीच में ये तो रिफिल तो है ही नहीं इसके अंदर। यस, मान लो ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। अब इसके अंदर जो बीच में बेटा ये रिफिल है ना, इस रिफिल को आप बोलोगे क्या? फिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलोगे बेटा? फिनाइल यूरेथ्रा बोलोगे, ठीक है। साइनोसॉइड्स बेटा कैविटी होती है। ये जो कैविटीज आपको दिख रही है ना कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर, कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर, इन कैविटी के अंदर बेटा खून रक्त भर जाता है, ठीक है ना। इसको बोला आपने साइनोसॉइड्स। अंदर एपिथेलियल की लाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम, कैविटी को बोलते हैं हम साइनोसॉइड्स। यूरेथ्रा के टाइप मैंने बेटा आपको बताए थे, तीन प्रकार, तीन होते हैं। सबसे ऊपर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। देन उसके बाद में बात करें बीच वाला मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक क्यों बोला? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड है पास में। लास्ट वाला भाग होता है पिनाइल यूरेथ्रा, जो कि पेनिस के अंदर होती है, पिनाइल यूरेथ्रा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट यहां पे बात करें, मूत्र मार्ग जो है बेटा, वो आर्टरी जो पिनाइल आर्टरी उससे अलग है, ठीक है ना। ये पिनाइल आर्टरी है और यहाँ पे मूत्र मार्ग है, तो यहाँ से ब्लड कैसे आएगा? ठीक है, ब्लड अगर बात करें, अगर मूत्र के अंदर रक्त की कोशिका या फिर आरबीसी या लाल कलर का दिख रहा है, ठीक है ना, रक्त उसमें से आ रहा है, इसका मतलब क्या है? किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, फिल्टर पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए रक्त आ रहा है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम, तो इरेक्टाइल टिश्यू की हमने बात की थी, ये पूरा अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप रीड कीजिएगा, ठीक है। दो टिश्यू हमने पढ़े, एक तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा। कॉर्पस कैवर्नोसा कितने हैं? दो थे नंबर में, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कितने बेटा? एक। अब ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है वो पूरा आगे तक नहीं जाता है, मैंने आपको बताया था बीच में ही रुक जाएगा। ये वाला पोर्शन देखो, यहां तक केवल मैंने आपको बताया था, यहां तक रुक जाएगा कॉर्पस कैवर्नोसा, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पूरा आगे तक जाएगा और फूला हुआ भाग बना देगा, जिसका आपने बोला क्या? ग्लांस पेनिस। क्या बोला बेटा? ग्लांस पेनिस, ठीक है। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है वो फूला हुआ भाग बनाता है, फूलता है और एक भाग बना देता है, जिसको आप ने बोला ग्लांस पेनिस। क्या बोला बेटा? ग्लांस पेनिस। और इसी के अंदर, इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ही बेटा मूत्र मार्ग पाया जाता है, ठीक है ना। मूत्र मार्ग यहीं से गुजरता है, ठीक है। ग्लांस पेनिस के आधार भाग की सतह उभरी हुई होती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ग्लांस पेनिस है, ठीक है, ये ग्लांस पेनिस है, अगर ये बात मानो ये ग्लांस पेनिस है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये उभरा हुआ पार्ट जो है, इसको आप क्या बोलते हो? कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलोगे बेटा? कोरोना ग्लैंडिस। नेक्स्ट बात करें, शिश्न के चारों तरफ त्वचा होती है। क्या होती है बेटा? त्वचा, स्किन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में बात करें, शिश्न के बाहरी छिद्र को मूत्राशय मुख, फिनाइल या फिर यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये छिद्र है, इसको आप क्या बोलोगे बेटा? फिनाइल और यूरेथ्रल मिएटस बोलोगे। समझ में आया? यस, कोरोना ग्लैंडिस। कोरोना ग्लैंडिस बेटा, ये जो ग्लैंस पेनिस होता है ना, उसके ये जो फुला हुआ भाग होता है, यहाँ पे मोटा मोटा सा ये भाग होता है, इसको बोलते हैं आप कोरोना ग्लैंडिस। यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये फुला हुआ पोर्शन, इसको आपने बोला है कोरोना ग्लैंडिस। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट ये देखो, क्रॉस सेक्शन आपके सामने, मैंने आपको बताया था ना पेन से, ये क्रॉस सेक्शन, ये देखो, ऊपर दो क्या है बेटा? कॉर्पस, ऊपर दो है कॉर्पस कैवर्नोसा, और नीचे क्या है बेटा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये एक सिंगल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर पिनाइल आर्टरी है, ठीक है ना, आर्टरी रन कर रही है जिसमें से रक्त जा रहा है, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर यूरेथ्रा मूव कर रही है, मूत्र मार्ग निकल रहा है। क्लियर यहां तक? यहां तक समझ आया? चलिए अब देखिए, ये आपके पास में पूरा पार्ट, ये क्या है बेटा? कॉर्पस, क्या है बेटा? ये कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या है ये? कॉर्पस कैवर्नोसा, जो कि डॉर्सल साइड पे होती है, ठीक है ना बेटा। ये डॉर्सल साइड पे है, राइट एंड लेफ्ट दो है, ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। और ये वाला पार्ट जो है, इसको आप बोलते हो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलोगे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो कि वेंट्रल साइड पे नीचे वाले भाग पे रहेगी, और
बीच में रहेगी और केवल एक सिंगल नंबर होगी, केवल एक ही है। कॉर्पस कैवर्नोसा कितनी है? 2 है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कितनी है बेटा? एक ही है केवल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इन सभी के चारों तरफ कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की तरफ एक लेयर बनी होती है। ठीक है ना, ये चारों तरफ एक लेयर से घिरी हुई होती है, इसको आप बोलते हो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, हमने टेस्टिस में भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी एक लेयर होती है। अगेन बात करें किसकी बनी होगी? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। किसकी बनी होगी बेटा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी। यस बेटा, ये डायग्राम नहीं आएगा, ये वाला डायग्राम नहीं आएगा एग्जाम में, बट इससे क्वेश्चन बीच में बन सकता है, और जो जो मैं पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, आर्टरीज प्रेजेंट होगी, तो इनका इतना नाम याद नहीं रखना है, केवल बस ध्यान रखें कि आर्टरीज और वेन होती है ब्लड की सप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि ब्लड किसके अंदर फिल होगा? इन साइनोसॉइड्स के अंदर फिल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है शिश्न की गहरी धमनी। ठीक है ना, बोले तो क्या? डीप आर्टरी, डीप आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके अंदर से ब्लड आ रहा है, और उस आर्टरी का नाम क्या है बेटा? फिनाइल आर्टरी। क्या है नाम बेटा? फिनाइल आर्टरी। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है उसके अंदर मूत्र मार्ग होता है, और उसको बोला आपने फिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोला बेटा? फिनाइल यूरेथ्रा। तो बस केवल आपको इतना पॉइंट याद रखना है, इसके बारे में याद नहीं रखना है इसके अलावा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है। इस बार बेटा मैंने आपके ये लिए किया है कि एक डायग्राम मैंने 2 बार रिपीट किया है, क्योंकि एक में तो लिखा हुआ पोर्शन हो जाएगा और एक में बिना लिखा हुआ पोर्शन, ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आता है शिश्न स्तंभन। ठीक है ना, बोले तो इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, इरेक्शन बोले तो पेनिस का हार्ड होना। ठीक है, पेनिस का हार्ड होना इरेक्शन कहलाता है, और इरेक्शन प्रोसेस सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, या फिर बात करें वीर्य सेचन के लिए आवश्यक है। अगर इरेक्शन नहीं होगा, अगर बात करें स्तंभन नहीं होगा, तो फीमेल बॉडी के अंदर वीर्य सेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रक्त जनित क्रिया है। रक्त जनित मतलब कि यहाँ पे रक्त की वजह से ये इरेक्शन होता है। मैंने आपको बोला था ये जो साइनोसॉइड्स है इनके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाएंगे? टिश्यू हार्ड हो जाएंगे। ये टिश्यू कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और सी हार्डनेस को आप बोलते हो क्या? इरेक्शन। क्या बोलते हो बेटा? इरेक्शन, या फिर हिंदी में बोलते हो उसको स्तंभन। क्लियर। अब बात करें ये कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हमारा जो स्वायत्त तंत्रिक तंत्र है इसको आप बोलते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हो बेटा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक वाला नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है किसको? इरेक्शन को। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये कराता है बेटा इरेक्शन पेनिस के अंदर, इरेक्शन ऑफ पेनिस कराता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे रिलीज होता है, एक गैस रिलीज होती है। ठीक है, उसी एरिया के अंदर, जिसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हो? नाइट्रिक ऑक्साइड NO। वैसे इतना क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आइडिया रखें। ठीक है ना, हायर क्लासेस में भी आएगा आपके। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है बेटा? ये जो NO है वो क्या करती है, जो पिनाइल आर्टरी थी, ठीक है ना, कॉर्पस कैवर्नोसा है। ठीक है, कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर ये वाला क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो पिनाइल आर्टरी है, क्या है बेटा? ये पिनाइल आर्टरी को ये क्या करता है? डायलेट करता है। डायलेट मतलब कि फुला देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है यहाँ पर चला जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया इसके अंदर, और ये साइनसेस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? ब्लड फिल हो जाएगा। ये साइनसेस के अंदर ब्लड फिल हो गया। ठीक है, ये जो साइनसेस बने हुए थे इनमें क्या हो गया बेटा? ब्लड फिल हो गया। ठीक है, अब ये साइनसेस के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो ब्लड फिल होने से ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? हार्ड हो जाएगा। तो ब्लड साइनसेस के अंदर ब्लड भर जाएगा, उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, पेनिस जो है, टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एनलार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि बलून के अंदर आप पानी भरोगे, बलून पहले छोटा सा था, अगर उसके अंदर पानी भर दिया तो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में। ठीक है, होली वाले बलून भी देखे होंगे, तो वैसा ही सिस्टम है। अगर आप किसी के अंदर कोई लिक्विड फिल करते हो तो उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अगर वो इलास्टिक है तो। ठीक है ना, इलास्टिक जैसे मतलब कि अगर वो कैपेबल है फुल होने के लिए। साथ ही साथ बात करें क्रूरा मसल जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था बेटा यहाँ पे क्रूरा मसल, ये जो क्रूरा मसल जो है बेटा, ये वाली मसल जो होती है पेनिस इरेक्शन के समय रिलैक्स होती है।
याद रखिएगा, रिलैक्स होती है पेनिस मसल के समय कौन? क्रूजा मसल। क्रूजा मसल क्या होगी बेटा? रिलैक्स होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन्हीं सब की वजह से यहाँ पर स्तंभन प्रक्रिया होगी, बोले तो इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा। ठीक है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस यहाँ पे बात करें तो पिनाइल आर्टरी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, साइनसिस मतलब कैविटी। साइनसेस जो होते हैं इसका मतलब होता है कैविटीज, ये कैविटी है केवल। ठीक है ना? ओके, ये कैविटी है, तो फिल हो जाता है, इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, क्रूरा मसल रिलैक्स होगी। ठीक है, हार्डनिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, इस प्रोसेस को आप बोलते हो क्या? इरेक्शन। क्या बोलोगे बेटा? इरेक्शन। क्लियर यहाँ तक? एनो बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर प्रोड्यूस करवाती है एनो। ठीक है ना? ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना, इसलिए मैंने आपको बस केवल एक वर्ड लिखा है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बस। ठीक है ना? इसको डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में आता है ये पार्ट। क्लियर? अब उसके बाद में बेटा एक पॉइंट है जो कि हम देखते हैं। तो ये देखो, बुल आपने सुना होगा। बुल क्या होता है बेटा? सांड। ठीक है, बुल के अंदर अगर मैं टेस्टिस को क्रश कर दूं, अगर मैं वृषण को क्रश कर दूं, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, अगर मैं वृषण को क्रश कर दूं, ठीक है, वृषण को अगर मैं बात करें चूरा कर दे अगर, तो वृषण खत्म हो जाएगी। तो उसको आप बोलोगे बुल्लक। बुल्लक बोले तो बैल। ठीक है, अब जो बैल है खेतों में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो खेतों में बैल यूज किए जाते हैं उनके अंदर टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि सांड की अगर टेस्टिस को क्रश कर दे तो उसको आप बोलते हो बुल्लक, बैल बोलते हो। क्यों किया ऐसा, वो ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, बुल की बात करें, जो सांड होता है वो मीटिंग कर सकता है, मतलब कि आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग दे सकता है, इंडिविजुअल दे सकता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट इनमें ज्यादा होता है क्योंकि टेस्टिस प्रेजेंट है, इनमें टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, तो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा। अब टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट अगर ज्यादा हुआ बेटा, टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो एग्रेसिवनेस ज्यादा होगी, गुस्सा ज्यादा आएगा। अब गुस्से वाले सांड को कंट्रोल करना मुश्किल है, आप खेतों में कैसे यूज करोगे उसे? तो उनकी क्या कर दी जाती है बेटा? टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। ठीक है, एकदम छूरा कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है टेस्टिस को, जिसकी वजह से क्या होगा, आप उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, क्योंकि वो अब गुस्से वाला नहीं रहा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट क्या हो गया बेटा? डिक्रीज हो गया है। तो वो कैसा नेचर का हो गया? डोसाइल नेचर का। डोसाइल बोले तो शांत स्वभाव, शांत स्वभाव। अब इस स्वभाव की वजह से आप उसको यूज कर सकते हो, बैलगाड़ी में यूज कर सकते हो, खेत हल जोने में यूज कर सकते हो। तो अलग अलग प्रोसेस के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। बुल्लक को, बैल को आप यूज कर सकते हो, सांड को यूज नहीं कर सकते। मेटिंग मतलब बेटा रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? रिप्रोडक्शन, मेटिंग मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है ना? कॉइटस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना? मतलब कि ऑफस्प्रिंग देना, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुई और नेक्स्ट जनरेशन आना, मतलब कि बच्चा पैदा हुआ अगला, तो वो बच्चा पैदा हो सकता है। अब बुल्लक से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस ही नहीं है। टेस्टिस नहीं है तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? टेस्टिस ही नहीं है तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मीटिंग नहीं हो सकती, इनसे मीटिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, स्तंभन जो है मैंने आपको बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है कंट्रोल। और स्खलन बोले तो इजैकुलेशन, ठीक है ना, सीमेंट का बाहर निकलना, इजैकुलेशन जो प्रोसेस है बेटा, वो किससे हो रही है? एसएनएस से, बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, इरेक्शन कंट्रोल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से और इजैकुलेशन कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। क्लियर? नेक्स्ट आता है टर्म नपुंसकता। नपुंसकता बोलते हैं आप इंग्लिश में इंपोर्टेंसी। अगर पेनिस का इरेक्शन ना हो, अगर शिश्न का स्तंभन ना हो, तो उसको बोलते हैं आप नपुंसकता, बोले तो इंपोर्टेंसी। तो फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, अगर इरेक्शन ना हो उसको क्या बोलोगे? इंपोर्टेंसी बोलोगे। यहां तक आया समझ में? तो आज यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल से हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपके पास में मॉड्यूल का पीडीएफ है बेटा? मॉड्यूल का पीडीएफ है आपके पास में? तो आप मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज जो आपको दे रखी है, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज
फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 तक आप करिएगा, साथ ही साथ बिगनर बॉक्स फर्स्ट, बिगनर बॉक्स फर्स्ट, बिगनर बॉक्स फर्स्ट भी करिएगा। क्लियर यहां तक? यस, बिगनर बॉक्स फर्स्ट आपके सामने ही है। सबसे पहला, रशियन का के विभाजन पार्टीशन किससे विकसित होते हैं? रशियन के अंदर जो पार्टीशन थे वो किसने बनाए थे? कौन सी लेयर ने बनाए थे? कोई मुझे बता सकता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वेरी गुड। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने पार्टीशन बनाए थे, जिसकी वजह से रशियन कोस्ट बने थे। सेकंड ऑप्शन, शुक्र वाहिनी किससे विकसित होती है? शुक्र वाहिनी विकसित होती है किससे? एपिडिडाइमस से। और एपिडिडाइमस में भी बात करें, ये पूरा एपिडिडाइमस था, ठीक है। अब इससे जो टेल वाला पोर्शन है, ठीक है ना, जो पूंछ वाला भाग है, इससे डेवलप हुई थी क्या? वास डिफरेंस, ठीक है ना, इससे डेवलप हुई थी क्या बेटा? वास डिफरेंस। तो क्या होगा? कुछ एपिडिडाइमस वाला भाग। फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, कौन टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है? कौन सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन? लेडिक सेल। कौन करता है बेटा? लेडिक सेल, या फिर आप इसको बोलोगे इंटरस्टिशियल सेल। फोर्थ ऑप्शन, स्पर्मेटोगोनिया किसके मध्य पाए जाते हैं? कहां पे होते हैं स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया किसके मध्य पाए जाते हैं? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? किसके मध्य पाए जाते हैं? किसके बीच में पाए जाते हैं? यस, वेरी गुड। सर्टोली सेल। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था बेटा, ये देखो सर्टोली सेल प्रेजेंट है। इन सर्टोली सेल के बीच में यहाँ पर स्पर्मेटो वो जर्मिनल सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो सर्टोली सेल के मध्य पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। अब यहां से तक हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कल हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी तक का जो पूरा पीडीएफ है, ये मैं आपको शेयर करता हूँ, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, ताकि है ना आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही पीडीएफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो आज के लिए यहाँ पर काफी, कल हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलिए आप इसको आज पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर 41 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। 30 को टेस्ट है ना, आपकी ये वाला पोर्शन आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे इसको। क्लियर यहां तक? चले? ओके बेटा, डायग्राम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी डायग्राम नहीं आएगा टेस्ट के अंदर, ना नीट के अंदर आएगा ना टेस्ट के अंदर आएगा। डायग्राम कोई भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है बेटा। टेस्ट बेटा 30 को है, 30 जून को है आपका टेस्ट। चलो ओके बेटा, अब हम इस क्लास को फिनिश करते हैं यहाँ पर। कल हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यस बेटा, सारे सब्जेक्ट का ही टेस्ट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि केवल बायो का ही टेस्ट लेंगे, सभी का टेस्ट होगा। 720 मार्क्स का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पोर्शन। 45 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन बायो से। बायो के अंदर सिलेबस रहेगा बेटा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां तक मैं कराऊंगा वहां तक आएगा। यस बेटा, 90 क्वेश्चन आएंगे मेरे पोर्शन से।